स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सेल साइकिल की। और मैंने आपको बताया था कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। आपने मुझे बताना है कि आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। जी यस सर, चलें चलिए। तो पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे सेल साइकिल की, और मैंने आपको कहा था कि सेल साइकिल को हम दो ब्रॉड स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक इंटरफेस हो गई और दूसरी क्या हो गई, डिवीजन फेस हो गई। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस को फर्दर कुछ सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। और इंटरफेस की जो सब स्टेजेस हैं वो G1 फेस है, एस फेस है और G2 फेस है। और एक और बात भी कही थी, अगर किसी सेल को अपनी सेल साइकिल कंप्लीट नहीं करनी, उसने फर्दर डिवाइड नहीं होना, तो वो G1 फेस से किस में दाखिल हो जाता है, G0 फेस में दाखिल हो जाता है। तो कल हमने बात करी इस फेस की, इंटरफेस की। हमने किसकी बात कर ली थी कल, इंटरफेस की। जो सेल साइकिल का कितना परसेंट है, 95% जो है वो सेल साइकिल का जो पार्ट है वो किस पे कंसिस्ट होता है, इंटरफेस पर। आज हम करेंगे बात इस 5% की। किसकी बात करेंगे, इस 5% फेस की बात करेंगे, जो डिवीजन फेस है, या जिसको आप क्या कह लो, एम फेस कह लो। तो सेल साइकिल का जो डिवीजन फेस है, बेसिकली ये नेक्स्ट फेस है किसके बाद, इंटरफेस के बाद, जिसको आप माइटोटिक फेज भी कहते हो। वैसे तो मियोसिस भी होती है, लेकिन ज्यादातर सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस के जरिए, तो हम इसको कहते हैं माइटोटिक फेज या एम फेज। in which a mature cell is split into two daughter cell। यानी एक जो सेल है जिसने इंटरफेस कर लिया, ये एक मेच्योर सेल है। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, ये टूट जाएगा कितने डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये अगर हम बात करें किसकी, सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन में क्या होता है, ये एक सेल है। अब क्या होगा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा दो में, एक सेल के न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में। जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसका साइटोप्लाज्म भी फिर बीच में से दो में डिवाइड हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। मतलब ये का द डिवीजन ऑफ सेल इज अचीव्ड बाय टू इंटीग्रल एक्टिविटीज। यानी जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसमें दो इंटीग्रल एक्टिविटीज होनी चाहिए। इंटीग्रल मतलब एक के बाद दूसरी। तो उसमें पहली जो एक्टिविटी होगी वो कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें क्या डिवाइड होगा, जिसमें डिवाइड होगा साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं बात करूं कि सेल डिवीजन की जो है वो कितनी टाइप्स हैं, तो ये इंटरफेस तो हम कल कर चुके थे, ये भी हम कल कर चुके, ये कल कर चुके थे हम। तो अब अगर हम बात करें किसकी, कि सेल डिवीजन की जो है वो कितनी टाइप्स हैं, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन लिखूं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, नॉर्मल अगर मैं बात करूं, तो सेल डिवीजन की जो टाइप हैं, एक तो है माइटोसिस, और दूसरी जो टाइप है वो क्या है, मियोसिस। सेल डिवाइड करता है या तो माइटोसिस के जरिए या मियोसिस के जरिए। लेकिन एक और भी सेल डिवीजन की टाइप है, जिसको हम कहते हैं ए माइटोसिस। तो सेल डिवीजन की नॉर्मली दो टाइप हैं, एक माइटोसिस और मियोसिस, लेकिन उसके साथ कुछ सेल जो हैं उनमें क्या होती है, कुछ सेल में एमाइटोसिस भी होती है। तो वो एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। एमाइटोसिस के लिए आप एक और लफ्ज क्या इस्तेमाल कर लो, इसको आप डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हो। माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब यह आपको बताऊंगा इसको हम क्यों इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो मतलब इन डिवीजन के नाम के साथ ये बात आपने याद रखना है, एमाइटोसिस को डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं, माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें ट्रांसफर होते हैं। मियोसिस को हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो बात जो हम करेंगे, स्टार्ट जो आज का लेक्चर करेंगे वो किससे करेंगे, हम करेंगे एमाइटोसिस से। हम जो बात करेंगे आज, हम बात करेंगे पहले किसकी, एमाइटोसिस की बात करेंगे। तो चलें बात करते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस की बात करते हैं। अब एमाइटोसिस के हवाले से आपकी बुक में एक चीज लिखी हुई है, एमाइटोसिस सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब यहां पर एक बात लिखी हुई है कि एमाइटोसिस इज सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोकैरियोट्स में आ जाता है साइनोबैक्टीरिया आ जाता है,
सही है। अब ये जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं ये हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये लिखा हुआ है कि ए माइटोसिस सेल डिवीजन किसकी है, प्रोकैरियोट्स की। तो इसका क्या मतलब है, यूकैरियोट्स में क्या एमाइटोसिस नहीं होती, होती है। तो मतलब इसका कहने का ये है कि प्रोकैरियोट में सिर्फ एमाइटोसिस ही होगी, ना माइटोसिस होगी ना मियोसिस। यानी प्रोकैरियोट जो सेल हैं, जो बैक्टीरिया और जो यूकैरियोट साइनोबैक्टीरिया हैं, इनका जो सेल डिवाइड होगा वो सिर्फ एमाइटोसिस के जरिए होगा, ना माइटोसिस के जरिए होगा ना मियोसिस, सिर्फ किसके जरिए होगा, एमाइटोसिस के जरिए। जबकि यूकैरियोटिक के सेल की डिवीजन की अगर हम बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल, जो हमारा सेल है, जो एनिमल का सेल है, जो फंगस का सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, वो एमाइटोसिस के जरिए भी डिवाइड हो सकता है, माइटोसिस के जरिए भी डिवाइड कर सकता है, और मियोसिस के जरिए भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिर्फ किसके जरिए डिवाइड करता है, एमाइटोसिस के जरिए। तो मतलब इसका ये नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल में एमाइटोसिस नहीं होती, इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एमाइटोसिस होती है, इसके अलावा कोई दूसरी डिवीजन नहीं होती। चलो, अब आपकी बुक एमाइटोसिस को डिफाइन कैसे कर रही है, आपकी बुक कह रही है अ डिवीजन विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, ऐसी डिवीजन जिसमें स्पिंडल नहीं बनता। आपको पता है जब माइटोसिस होती है या न्यूसिस होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं, और उसकी जगह पर क्या बन जाता है, उसकी जगह बन जाता है एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं स्पिंडल। सेल डिवीजन के दौरान क्या बनता है, स्पिंडल बनता है। लेकिन ए माइटोसिस के अंदर स्पिंडल नहीं बनता, यानी सेल डायरेक्ट डिवाइड होगा, इसमें स्पिंडल न्यूक्लियस डायरेक्ट डिवाइड होगा। उसके लिए न्यूक्लियस की डिवीजन के लिए या कैरियोकाइनेसिस के लिए स्पिंडल की जरूरत नहीं है। और जो माइटोसिस और मियोसिस होता है उसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है, स्पिंडल बनता है, लेकिन इसमें कोई स्पिंडल नहीं बन रहा। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। तो इसमें स्पिंडल नहीं बनता, तो इसी वजह से हम इस सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, माइटोसिस को, यानी डायरेक्ट सेल डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि इस वजह से इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अब आपको पता है, चाहे एमाइटोसिस हो, चाहे माइटोसिस हो, चाहे मियोसिस हो, सबसे पहले क्या होता है, अगर एमाइटोसिस भी है, ये मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं, मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रहा। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो एमाइटोसिस या माइटोसिस हो या मियोसिस हो, सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। आपको पता है कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल में कैरियोकाइनेसिस, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर एमाइटोसिस हो रही है तो उसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं। जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपली क्या होगा, उसका एक डीएनए, ये डिवाइड होकर अपने जैसा दूसरा डीएनए बना लेगा। तो मतलब ये डीएनए की रेप्लिकेशन सिंपली होगी प्रोकैरियोटिक सेल में, कैरियोकाइनेसिस में, लेकिन वैसी एक्चुअल कैरियोकाइनेसिस वहां पर नहीं होगी। तो अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जो है, जो एमाइटोसिस सेल डिवीजन है, इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो चलो मैं इसका यहाँ पर बना देता हूँ, ये एक सेल है और ये इस सेल में क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो, सबसे पहले क्या होगा, इस न्यूक्लियस में आएगी कंस्ट्रिक्शन। ऐसे मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, ये यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है। अब देखो ये न्यूक्लियस में बीच में क्या आ गई है, कंस्ट्रिक्शन आ गई है। ये बीच में से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सुकड़ रहा है, इस जगह को मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन आई यहाँ बीच में। और ये कंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इस न्यूक्लियस को दो में डिवाइड कर देगी। इस न्यूक्लियस को कितने में डिवाइड कर देगी, इस न्यूक्लियस को दो में डिवाइड कर देगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। इसको हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस में दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, टू डॉटर न्यूक्लियाई। एक बार फिर मैं यहाँ पर जो है वो इसको बना देता हूँ।
यहाँ पर आप देखें, ये एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस में ऐसे कंस्ट्रक्शन आई और कितने में डिवाइड हो गया, ये ऐसे बीच में से डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, एक ये और एक, दो डॉटर न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाद में क्या होगा, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर इस तस्वीर को मैं बना रहा हूँ, ये देखें, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए और दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर चले गए। उसके बाद क्या होगा, अब आएगी कंस्ट्रक्शन किसमें, अब कंस्ट्रक्शन आएगी किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर ये ऐसे साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन आएगी ऐसे, और ये साइटोप्लाज्म भी बीच में से कितने में डिवाइड हो जाएगा, दो में डिवाइड होगा। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इसको क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन ले लेता हूँ स्टूडेंट का, मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। शम्सा पूछ रही हैं, सर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, सर सर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक में, तो सर कंस्ट्रक्शन हुआ। मैंने आपको एक बात बताई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा ही नहीं ना, सिंपली सिर्फ साइटोकाइनेसिस होगा। देखो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल जब माइटोसिस के प्रोकैरियोटिक सेल में कैरियोकाइनेसिस होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। किस चीज की कंस्ट्रक्शन होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में तो सिर्फ एक डीएनए है, ये डीएनए रेप्लिकेट करके अपने जैसा एक नया डीएनए बना लेगा और उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें जो है वो कैरियोकाइनेसिस नहीं होती। बात ये क्लियर हो गई आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में कैरियोकाइनेसिस होगी नहीं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ मैं यूकैरियोटिक सेल की बता रहा हूँ। जी ये बात क्लियर हो गई आपको जो, तो निजामानी आपको क्लियर हुई बात, आप मुझे बताएं, मजीद कोई डाउट हो तो क्लियर करो इस हवाले से। प्रोकैरियोटिक में कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म का होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे चलूं। अच्छा चलें, अब ये बात मैंने आपसे करी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद क्या डिवाइड होगा, उसके बाद डिवाइड होगा साइटोप्लाज्म। अब एक और बात देखें, ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, when nuclear portion are unequal in size, this process is generally called nuclear budding। यानी कैरियोकाइनेसिस जो होता है, और किस सेल की बात कर रहा हूं, ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। यूकैरियोटिक सेल में कैरियोकाइनेसिस दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है न्यूक्लियर बडिंग, एक हो सकता है न्यूक्लियर बडिंग और दूसरा हो सकता है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। अब क्या फर्क होता है, इधर देखो, ये एक सेल है, अगर इस सेल का न्यूक्लियस, अगर इस सेल का न्यूक्लियस दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, देखो टू अनइक्वल पार्ट्स हैं, ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो इस तरह से अगर कैरियोकाइनेसिस होगी तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर बडिंग। इसमें एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा और एक न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बनेगा, इसको कहेंगे न्यूक्लियर बडिंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि when the nuclear portion are more than two in number, the phenomena is referred as nuclear fragmentation। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस एक से दो से ज्यादा पोर्शन में डिवाइड हो जाए, ये देखो कंस्ट्रक्शन दो से ज्यादा पोर्शन में हुआ है, एक दो तीन, यानी इसमें अब यहाँ तीन न्यूक्लियस बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे, तीन न्यूक्लियाई बनेंगे। कितने न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तीन। तो अगर दो से ज्यादा कंस्ट्रक्शन आए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। It is called nuclear fragmentation. What I told you that in amitosis,
At amitosis in eukaryotic cell consists of two steps. One is karyokinesis, another one is cytokinesis. Karyokinesis is further divided into nuclear budding and nuclear fragmentation. What is the difference between nuclear budding and nuclear fragmentation? It is very simple. When a nucleus is divided into two unequal portions, this is called nuclear budding. When nucleus is divided into more than two portions, into more than two parts, this is called nuclear fragmentation. So first, a nucleus will divide, which is called karyokinesis, and after that, cytoplasm will divide, and the division of cytoplasm will called cytokinesis. और साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो जरूरी नहीं है न्यूक्लियर डिवीजन की तरह हो। जैसे न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि वो एक कभी दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, कभी तीन में, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन तो ज्यादातर वो ऐसे दो में ही होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं कि ये कैरियोकाइनेसिस, ये सॉरी एमाइटोसिस जो होती है वो कहाँ अकर होती है, किस जगह पर ये एमाइटोसिस की जो है वो अकरेंस होती है, कौन कौन से सेल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, जिनमें एमाइटोसिस होती है। तो आपकी बुक कह रही है दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर मेनली इन बैक्टीरिया। एक तो ये किसमें होती है, बैक्टीरिया के सेल में। बैक्टीरिया का सेल या साइनोबैक्टीरिया का जो सेल है वो डिवाइड ही किसके जरिए होता है, वो होता है एमाइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। ओल्ड टिश्यू, जो बहुत पुराने टिश्यू हो जाते हैं, जैसे ना बहुत सारी एज ज्यादा हो जाती है जिन टिश्यूज की, एनिमल्स के अंदर भी जब बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें भी बाज़ दफा हो सकता है कि उनमें क्या शुरू हो जाए, उनके सेल जो है वो एमाइटोसिस के जरिए डिवाइड हो जाएं। इसके अलावा एबनॉर्मल और डिजीज टिश्यूज जो होते हैं, एबनॉर्मल या जिसको आप क्या कहोगे, डिजीज टिश्यू कहोगे, जैसे कैंसर कह लो एंड ट्यूमर। कैंसर या ट्यूमर के जो सेल होते हैं, सही है, कैंसर के सेल का जो ग्रुप बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। तो कैंसर सेल और ये जो ट्यूमर होता है, इनमें भी कौन सी वाली सेल डिवीजन हो रही होती है, इनमें भी एमाइटोसिस होती है। तो ये जनरली सेल हैं जिनमें क्या होती है, एमाइटोसिस होती है। तो अब देखो एमाइटोसिस के हवाले से हमने क्या बात कही, सबसे पहले तो एमाइटोसिस के हवाले से बात की है डायरेक्ट सेल डिवीजन है। तो बात कर लो, अगर ये डायरेक्ट सेल डिवीजन है तो क्यों है, क्योंकि इसमें स्पिंडल नहीं बनता, स्पिंडल नॉट फॉर्म, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। और जो ये एमाइटोसिस होती है, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस मैं आपको बता चुका, और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी मैं बता चुका हूँ। पूछ रहे हैं सर प्लांट्स में, प्लांट्स में हो सकती है ये, जी जी प्लांट में होती है, और मैं आपको एक बात बता दूं, प्लांट के अंदर एमाइटोसिस होती है। और प्लांट्स के अंदर जो आपकी बुक में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो एंडोस्पोर बनता है ना प्लांट के अंदर, एंडोस्पोर्स के जो टिश्यूज बनते हैं, एंडोस्पोर्स के जो सेल्स डिवाइड होते हैं, वो एमाइटोसिस के जरिए होते हैं। प्लांट के अंदर जो है, जो एंडोस्पोर के सेल डिवाइड होते हैं वो एमाइटोसिस के जरिए होते हैं। और जब एनिमल की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं, आपने डेवलपमेंट में पढ़ा होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो कोरियन एमनियन पढ़ा होगा आपने, तो वो भी किसके जरिए बनती हैं, वो डिवीजन, वो मेम्ब्रेन भी जो है वो एमाइटोसिस के जरिए एनिमल में बनती हैं। तो मतलब कहीं कहीं एमाइटोसिस नॉर्मल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, डिजीज टिश्यूज में तो होता है, लेकिन कहीं कहीं ये प्रोसेस नॉर्मल में भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। एक मिनट।